प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन दौरे पर हैं। पोलैंड पहुंच भी चुके हैं, जहां वो 21 और 22 अगस्त को रुकेंगे और उसके बाद 23 अगस्त को यूक्रेन का दौरा करेंगे। कीव और नई दिल्ली के बीच राजनयिक संबंध 30 साल पहले यानी 1994 में स्थापित हुए थे, लेकिन इस बार इस यात्रा के कई मायने हैं और पिछले 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली पोलैंड यात्रा है। इससे पहले 1979 में मोरारजी देसाई वहां गए थे और पीएम मोदी की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की स्थापना के 70 साल भी पूरे हो रहे हैं। और इसके बाद पीएम ट्रेन से यूक्रेन जाएंगे और ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन की यात्रा पर जा रहा है। और पीएम मोदी का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब यूक्रेन ने कुछ दिनों से रूस की सीमा में घुसकर हमले शुरू कर दिए हैं। दोनों देशों के बीच तनाव है। यूक्रेन ने रूस के कुछ इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। प्रधानमंत्री मोदी की पोलैंड और यूक्रेन यात्रा को पूरा विश्व बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि गांधी और बुद्ध की धरती का व्यक्ति ही रूस यूक्रेन युद्ध का हल निकालेगा। क्या है पीएम के पोलैंड और यूक्रेन दौरे के मायने, आज इसी पर करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री पोलैंड पहुंच चुके हैं। पीएम की इस यात्रा पर पूरे विश्व की नजर है। इस दौरे में कोई भारतीय प्रधानमंत्री 45 साल बाद पोलैंड की यात्रा पर है। वहीं नरेंद्र मोदी यूक्रेन जाने वाले पहले इंडियन पीएम होंगे। अपनी यात्रा की शुरुआत करने से पहले पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, मेरी पोलैंड यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब हम अपने राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे कर रहे हैं। मैं इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए अपने मित्र प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति एंड्रेस डूडा से मिलने के लिए उत्सुक हूं। मैं पोलैंड में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करूंगा। वहीं यूक्रेन दौरे पर पीएम मोदी ने लिखा कि पोलैंड से मैं जाऊंगा, राष्ट्रपति जेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन का दौरा करूंगा। मैं द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और चल रहे यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर बातचीत करूंगा। एक मित्र और भागीदार के रूप में हम इस क्षेत्र में शीघ्र शांति और स्थिरता की वापसी की आशा करते हैं। भले ही 45 वर्षों से कोई भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड की यात्रा पर नहीं गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत और पोलैंड के रिश्ते खराब हैं। पीएम मोदी से पहले 1979 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के तौर पर पोलैंड की यात्रा पर गए थे। भारत पोलैंड के बीच डिप्लोमेटिक रिश्ते के 70 साल होने के मौके पर पीएम मोदी का यह दौरा काफी खास माना जा रहा है। आपको बता दें कि भारत का कोई प्रधानमंत्री 45 साल बाद पोलैंड की यात्रा कर रहा है। उनसे पहले मोरारजी देसाई ने 1979 में पोलैंड की यात्रा की थी। ये यात्रा उस समय हो रही है जब भारत पोलैंड राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। बता दें कि पोलैंड में भारतीय समुदाय की संख्या लगभग 25,000 है, जिसमें करीब 5,000 छात्र शामिल हैं। वहीं यूक्रेन को लेकर पूरी दुनिया इस यात्रा पर अपनी नजरें टिकाए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को पोलैंड से यूक्रेन ट्रेन से जाएंगे। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो गया है। पीएम मोदी इससे पहले 8 और 9 जुलाई को रूस दौरे पर भी गए थे। प्रधानमंत्री के यूक्रेन दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस दौरे के बाद से इन दोनों देशों को क्या कुछ मिलता है। कैमरा पर्सन अक्षय के साथ नीतीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। पोलैंड यात्रा जो 45 सालों बाद भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा है, इससे पहले मोरारजी देसाई 1979 में गए थे। पोलैंड यात्रा के क्या मायने हैं और यूक्रेन जाएंगे पोलैंड से यूक्रेन, और ये भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। और यूक्रेन में खासतौर पर इस वक्त तनाव की स्थिति रूस और यूक्रेन के बीच में, ये यात्रा कूटनीतिक दृष्टिकोण से क्या अहम है और इसका मकसद क्या है, और शांति स्थापित करने की भारत की ये कोशिश जाहिर है अपने हित से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। क्या कुछ इसके मायने हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अंशु जोशी हैं, प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल स्टडीज़ जेएनयू, स्वागत है आपका। कुमार सुबोध हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, और संजीव श्रीवास्तव भी हैं, फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट्स हैं। तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर अपने विचार रखते हैं। संजीव जी, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा। पहले तो पोलैंड की यात्रा 45 साल बाद, आखिर इतना लंबा इंतजार क्यों? देखिए सुमित जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के किसी प्रधानमंत्री की इतने लंबे अंतराल के बाद पोलैंड की यात्रा हो रही है। यदि ऐसी यात्राएं पहले हुई होती तो ये ज्यादा अच्छी स्थिति होती, लेकिन जिसको कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, और आज का जो नया भारत है और आज के नए भारत के जो नेता हैं, विश्व नेता प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी,
वो अब जा रहे हैं और वो इस कमी को वो दूर करेंगे। और अभी हाल के समय में हमने देखा है कि भारत और पोलैंड के जो रिश्ते हैं वो लगातार गहरे हुए हैं, चाहे वो डिफेंस रिलेशनशिप हो, चाहे वो इकोनॉमिक पार्टनरशिप हो। डिफेंस रिलेशनशिप की अगर बात करें तो अभी भारत ने जो वार्सा में हमारी जो एम्बेसी है वहां पर एक डिफेंस अटैचे भी नियुक्त किया है। और पोलैंड की अनेक कंपनीज को भारत की मिलिट्री में एम्यूनिशंस के लिए, लॉटरिंग एम्यूनिशंस के लिए ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं और डिफेंस का जो कोलैबोरेशन है वो बढ़ रहा है। आर्थिक संबंधों की बात करें तो $6 बिलियन का वर्तमान समय में जो ट्रेड लेवल है, लेकिन इसमें अपार संभावनाएं मौजूद हैं। और मेरा ऐसा विश्वास है सुमित जी कि ये जो विजिट के बाद जो दोनों देशों के द्वारा एक रोड मैप तैयार होगा और आगे ये जो पार्टनरशिप है, जो द्विपक्षीय भारत और पोलैंड के जो संबंध है वो गहरे होंगे। और दूसरा मैं ये भी कहूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पोलैंड की और यूक्रेन की एक यात्रा एक ऐसे समय पर कर रहे हैं कि जब विश्व में महाशक्तियों के बीच में एक राइवलरी देखी जा रही है, जो वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है वो चल रही है, हथियारों की होड़ बढ़ चुकी है, आर्म्स कंट्रोल को लेकर के रिजीम्स टूट रही हैं और एक नए शीत युद्ध का खतरा दिखाई दे रहा है। एक ऐसे समय में भारत के प्रधानमंत्री का ये जो पोलैंड का और यूक्रेन का दौरा है बेहद महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अवश्य कहना चाहता हूँ कि इस विजिट के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और पूरी भारत की सरकार पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को और विशेष रूप से महाशक्तियों को ये मैसेज देना चाहती है कि भारत अपनी विदेश नीति का संचालन रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर ही करता रहा है और आगे भी ऐसा ही करेगा। अभी हाल के समय में हमने देखा था कि जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रशिया की यात्रा पर थे तो अमेरिका की तरफ से कुछ बयान ऐसे आए थे जो आलोचनात्मक बयान थे और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर भी सवालिया निशान लगाने की कोशिश की गई थी। और जाहिर है कि भारत के संदर्भ में अनेक तरीके की जो वेस्टर्न कंट्रीज में शंकाएं थी, उन सारी शंकाओं का निराकरण इस विजिट के माध्यम से हो जाएगा। भारत विश्व में संतुलित विदेश नीति को लेकर के चलता है, जिम्मेदारी भरी बुद्धिमत्तापूर्ण विदेश नीति के आधार पर भारत आगे बढ़ता है। और अभी हाल के समय में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रशिया की यात्रा की और अब वो यूरोप की यात्रा पर है, इसमें पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर है। हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। तो इससे मैसेज बहुत स्पष्ट है कि भारत रशिया के साथ भी अपने संबंधों को बना के रखना चाहता है और यूरोप और अमेरिका के साथ भी अपने संबंधों को बना के रखना चाहता है। यूक्रेन और रशिया के बीच का जो ये युद्ध चल रहा है उसमें भी भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, बैक चैनल के माध्यम से ही सही। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जो शब्द हैं कि ये जो युग है युद्ध का युग नहीं है, ये आज भी गूंज रहे हैं, आज भी वो इतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि तब थे जब उन्होंने समरकंद उज्बेकिस्तान में ये बात राष्ट्रपति पुतिन से डायरेक्टली कही थी। तो ये जो यात्रा है बेहद महत्वपूर्ण है हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप के लिए भी, और जो कॉन्फ्लिक्टिंग जो सिचुएशन पूरे विश्व में बनी हुई है उस लिहाज से भारत की भूमिका के संदर्भ में भी। डॉक्टर अंशु जोशी, यही सवाल आपसे भी, एक संतुलित नीति या फिर कुछ एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं कि नहीं, ये हम कहीं ना कहीं अपनी नीति को दिखा रहे हैं कि हम प्रभावित भी हो रहे हैं, हम अमेरिका को नाराज नहीं करना चाह रहे हैं, पश्चिमी देशों के दबाव में आ रहे हैं, ये कुछ जो लग रहा है, कुछ सबके अपने विचार हैं। दबाव में होते ना सुमित, तो हम रशिया की यात्रा भी नहीं करते। और जिस तरह से हम बहुत ही संतुलित तरीके से, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री हो या विदेश मंत्री हो, हर एक मंच से ये कहते हैं कि हम ऑल अलाइंड हैं, जहां जहां पर ग्लोबल गुड की बात होगी, जहां जहां पर वैश्विक उद्देश्यों को पूरा करने की बात होगी, जो भी देश इसमें अग्रणी होंगे हम उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलेंगे, चाहे वो किसी भी खेमे किसी भी गुट के देश हो। और ये हमने G20 की जब मेजबानी की तब हमने ये बहुत सफलतापूर्वक करके भी दिखाया, जब हमने अलग अलग खेमों से आए हुए देशों के प्रधानाध्यक्षों को बहुत ही अच्छी तरह से उनके साथ हमने G20 के मंच से एक वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। तो एक स्ट्रेटेजिक जो हमारी ऑटोनॉमी है उसको हम प्रैक्टिस करते हैं और हम दूसरे देशों की भी संप्रभुता का उतना ही सम्मान करते हैं। और इसी सम्मान के साथ माननीय प्रधानमंत्री आज पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर निकले हैं। पोलैंड से यूक्रेन ट्रेन से जाने वाले हैं और देखिए रशिया की यात्रा करके आए हैं। अब ये दूसरा खेमा है यदि हम खेमों की बात करेंगे तो, और पोलैंड नाटो का मेंबर कंट्री तो है ही, और यहां से जब यूक्रेन पहुंचेंगे तो मुझे लगता है जेलेंस्की से बात करना और आसान होगा, क्योंकि पोलैंड में भारत पोलैंड के द्विपक्षीय संबंधों के अलावा जो बहुत मजबूत है, 7 दशकों के संबंध है दोनों देशों के बीच में, बड़े गर्मजोशी भरे संबंध हैं और फ्रेंड इन नीड फ्रेंड इन डीड दोनों ही देश एक दूसरे के लिए रहे हैं।
द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब पोलिश महिलाओं और बच्चों को शरण देने की बात आई थी, तब भारत ने ये काम किया था। 2022 में जब ऑपरेशन गंगा हमने चलाया था, यूक्रेन से अपने 4000 विद्यार्थी हमने निकाले थे, तब पोलैंड ने हमारी सहायता की थी। तो बड़े सालों की ये मित्रता है, चाहे आप व्यापार का क्षेत्र देखें या डिफेंस एंड लेकिन स्ट्रेटेजिक फिर भी टाइज 45 साल क्यों मजबूत लग गए संबंध मैम? दोनों देशों के बीच में है। फिर भी 45 साल का वक्त क्यों लग गया? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन मैं यही कहूंगी कि देर आयत दुरुस्त आयत। हालांकि ये कहूंगी कि पोलैंड के साथ क्योंकि अलग अलग मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पर मुलाकात भी होती रही है, बातचीत भी होती रही है, तो ये जो दुनिया है आज की, वो एक मल्टीलेटरल संगठनों की दुनिया है, जहां पर अलग अलग जब अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं तो साइडलाइन पर तो इन राष्ट्राध्यक्षों की बात हो ही जाती है। पर निश्चित तौर पर ये प्रश्न सभी पूछ रहे हैं कि इतनी देर क्यों लग गई, पर मेरा ये मानना है कि देर आए दुरुस्त आए। चलिए, देर आए दुरुस्त है। सुबोध जी, जल्दी से आपका रिएक्शन। बीच में तकनीकी कारण से आपकी आवाज नहीं आ रही थी, उसका ब्रेक पर जाना है जी। मेरा कहना है कि बाइडेन के ये अंतिम समय है, वो अगले बार राष्ट्रपति नहीं रहेंगे। उनकी पार्टी भले जीत जाए, वो चाहते हैं कि शांति समझौता हो, क्योंकि उनके ऊपर जो कलंक लगी है इजराइल वॉर के लिए, वो चाहते हैं कि सारी शांति समझौता अभी दोनों के बीच में हो जाए। तीसरी बात कि अमेरिका का खुद बांग्लादेश में जितना हस्तक्षेप रहा है, इन तमाम चीजों को देखते हुए भारत ही एक ऐसा देश है जो रशिया के साथ भी है और अमेरिका के साथ भी है, और इसकी मध्यस्थता भारत ही कर सकता है, क्योंकि विश्व युद्ध से जो उनके ऊपर में जो कलंक लगी है, जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहा है कि ये युद्ध नहीं हो सकता था यदि मैं होता राष्ट्रपति, तो इस संबंध में भारत की जो भूमिका है वो बहुत अहम भूमिका है, और ये युद्ध शांत कराने की जो भूमिका है। पोलैंड तो सिर्फ एक बहाना है, पोलैंड के साथ उतनी माजरे नहीं है। जो आप 45 साल बोल रहे हैं, 45 साल पोलैंड के साथ क्या हुआ? पहले पोलैंड तो वार्सा पैक्ट का मेंबर था, वो पहले सोवियत यूनियन के साथ था, और सोवियत यूनियन का डिसमेंटल 1991 में हुई है। इससे पहले तो इनके ट्रेड थे ही। आप सोवियत यूनियन से मिलिए या पोलैंड से मिलिए, बात एक ही थी। लेकिन जो बातें हमें अभी देखने के लिए मिल रहा है, यूक्रेन सबसे महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात कि रशिया अमेरिका ने जो अभी अपने ऊपर में कलंक लिया है कि बांग्लादेश के ऊपर में उसने यही संबंधित करना चाहे अरब देशों के साथ कि जहां आप माइनॉरिटी को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, इजराइल रिस्पेक्ट नहीं करता है, न्यूट्रलाइज हो गया। दूसरी बात, जो युद्ध जो यूक्रेन और रशिया के बीच में हो रही है, वो एक युद्ध हुआ, एक युद्ध यहाँ है, एक गृह युद्ध है। इन तीनों के बीच में भारत की अहम भूमिका है, इसको देखना चाहिए। पोलैंड के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो पहले भी मजबूत थे, आज भी मजबूत हैं, और पोलैंड 45 साल की बातें जो दो हमारे पहले वाले वक्ता बोल रहे हैं, इससे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि पोलैंड पहले सोवियत यूनियन के सैटेलाइट कंट्रीज के बीच में था, सोवियत यूनियन का, और वहां से सिर्फ वार्सा पैक्ट में खुद ये लोग, यही मेरा कहना है। अभी फिलहाल फोकस यूक्रेन पर है। तस्वीरें भी पोलैंड से आ रही है, जो कि पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। इससे पहले ग्रैंड वेलकम हुआ वहां पर, जैसे होटल में ठहरे हुए वहां पर भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिले, और पोलैंड की ये 2 दिवसीय यात्रा, और फिर कल मुलाकात होनी है जो वहाँ पर डोनाल्ड टस्क हैं पोलैंड के पीएम, उनसे मुलाकात होनी है, द्विपक्षीय बातचीत होनी है। लेकिन यूक्रेन दौरा ज़्यादा विश्व की नज़र में है अहम, क्योंकि इससे पहले रसिया गए, रूस में गए, तो वहाँ से कहीं ना कहीं एक मैसेज गया कि भाई रूस के साथ आप क्यों जा रहे हैं। अमेरिका और यूक्रेन ने भी एक आपत्ति जताई, लेकिन अब यूक्रेन जाकर सीधे सीधे अब कह दिया कि आप दोनों के साथ हम हैं, अगर आप दोनों शांति के पक्षधर हैं तो। सुबोध जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हालांकि उसमें एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, ये एक संकेत है कि अमेरिका अगर चूक गया युद्ध विराम करवाने में, या कंट्रोल पहले अमेरिका का होता था कि भाई आप दोनों शांत हो जाएं, उनके कहने पर, अमेरिका के कहने पर ही ये बात मानी जाती थी। लेकिन अब वो काम कहीं ना कहीं भारत कर रहा है, और भारत की तरफ लोग देख रहे हैं उम्मीद भरी निगाहों से। उसका मुख्य कारण है कि हमारी ट्रेड रिलेशन जो है वो दोनों के साथ है, और भारत इसमें अहम भूमिका इसलिए निभा सकते हैं कि भारत ही संपर्क में है रूस के। बाइडेन संपर्क में नहीं है, अमेरिका संपर्क में नहीं है, और जो उनके संपर्क में है व्लादिमीर पुतिन के, या तो चाइना शी जिनपिंग और नहीं तो भारत है। शी जिनपिंग इतने खुलेआम रशिया के सपोर्टर हैं कि वो युद्ध विराम, वो कुछ मध्यस्थता नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, घात लगा के चाइना बैठा हुआ है कि वो ताइवान पे अटैक करेगा, ताइवान को कब्जा करेगा, इसी अमेरिका के जिस तरह से रवैया के चलते।
तो ये तमाम पहलू में भारत ही एक ऐसा निष्पक्ष देश है जो कि इनकी मध्यस्थता कर सकता है। और दूसरी जो इनके ऊपर में हम इजराइल के रोल को नहीं भूलें, क्योंकि इजराइल जो युद्ध कर रहा है उस युद्ध के भी तमाम कलंक जो है सिर्फ अमेरिका के ऊपर में है। दूसरी बात जो अभी उन्होंने अमेरिका ने जो बांग्लादेश में किया, इन तमाम के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो भारत के ऊपर में एक ऐतिहासिक अखलाकी जिम्मेदारी है और इस अखलाकी जिम्मेदारी को भारत निभा रहा है और ये निभाएगा। एक ये जो पोलैंड के जो मसले हैं, पोलैंड के मसले से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। मुख्य मसला है जेलेंस्की के साथ, और जेलेंस्की को और युद्ध विराम अभी जरूरत है, ऐतिहासिक जिम्मेदारी है हमारे लिए युद्ध विराम करवाना। इसलिए मैं जो पीछे जो दो वक्ता थे उनके जो कहना है कि 45 साल लग गए, पोलैंड तो एक बहाना है, सिर्फ आईवॉस है कि पोलैंड की यात्रा पे वो जो ट्रेड रिलेशन है वैसे भी डिप्लोमेटिक लेवल पे भी सॉर्ट आउट हो सकते थे। हेड ऑफ द स्टेट के मिलने की कोई खास जरूरत नहीं थी। मुख्य रूप से यूक्रेन की समस्या है और ये एक साबित हो गया दुनिया के अंदर में कि कोई भी व्यक्ति नाभिकीय युद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि यदि नाभिकीय युद्ध हुआ तो रशिया मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि उसने उसके बाद जो जिनेवा अकॉर्ड के हिसाब से उसको मेंटेनेंस देने पड़ेंगे, वो अमेरिका के रशिया के लिए बहुत खराब है, वो नहीं हो सकता है। और अमेरिका बार बार भारत पर दबाव डाल रहा है कि चीन तुम्हारा दुश्मन है, चीन तुम्हारा दुश्मन है। यह एक जो पश्चिमी देशों की जो मीडिया है ये बार बार हम पर सिखा रही है कि नहीं, चाइना बहुत क्लोज है रशिया का, इंडिया क्लोज नहीं है और तुम उसके दबाव में हो। ये बातें भी गलत एक पश्चिमी मीडिया बार बार मैं पढ़ रहा हूँ, और वहाँ के जो प्रोफेसर हैं वो कह रहे हैं कि हमारा इंडिया नेचुरल एलाइज इसलिए है कि उसका चाइना दुश्मन है। हमारा किसी से भी दुश्मनी नहीं है, हमारे सभी के साथ वैसे ही बिल्कुल। और ये संतुलित नीति दिखाने की ही कोशिश हम इसे मान सकते हैं यूक्रेन दौरा। रॉबिन सचदेवा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये फॉरेन अफेयर के एक्सपर्ट्स हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सचदेवा जी, रिएक्शन आपका पोलैंड और यूक्रेन दौरे को लेकर, खासतौर पर यूक्रेन दौरा, क्योंकि नजर उस दौरे पर ज्यादा टिकी हुई है, फ्लैग डे के दिन पहुंच रहे हैं। थैंक यू। मैं इन दोनों दौरों के एक विचार से देखता हूं। पोलैंड इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नेटो की जो देश हैं इनमें भी एक स्प्लिट हो रहा है धीरे धीरे थोड़ा। जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं जो नई बनी हैं, पोलैंड और जो बॉर्डर्स में लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, हंगरी इत्यादि, ये लोग ज्यादा एग्रेसिव हैं टुवर्ड्स रशिया। और जो पुराने नेटो के थे वर्ल्ड कैपिटल्स, ऑफ कोर्स यूके, फ्रांस, जर्मनी एटसेट्रा, वो लोग थोड़ा हिचकते हैं या थे। बट फिलहाल के लिए नेटो एक सॉलिड एंटिटी है। बट नेटो के अंदर पोलैंड एक नया पोल खड़ा हो रहा है। तो नेटो की जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए आई थिंक ये इंपॉर्टेंट बनता है हमारे लिए वहां रिश्तों को बूस्ट अप करना। दैट इज वन। सेकंड, यूक्रेन का दौरा मेरे विचार से यस, जो भी हम कहें मल्टीपल कारण थे। हमारे देश ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि भी हम पहले तो क्लियर कर दें अपनी इस टर्म में कि रशिया हमारा पिलर है, पार्टनर है, फ्रेंड है, दुनिया को हमने लाउडली क्लियरली बता दिया। अब यहां से यस, हम पे प्रेशर भी है और हमें दिखता भी है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर इस समय पोलैंड ना जाते, केवल यूक्रेन चले जाते, तो उसकी बहुत ही गलत ऑप्टिक्स चली जाती कि एक तरफ आप रशिया गए एंड सेकंड यूक्रेन। तो आई थिंक इस बीच में हमारी फॉरेन पॉलिसी ने जो मैनेज किया, जो आई थिंक इनोवेशन करी, कि एक दौरा पोलैंड का डाल दिया और उस दौरे के मल्टीपल ट्रेड हम जो भी रीजंस कहे, बट मेरे विचार से बहुत अहमियत है। सुबोध जी जो कह रहे हैं, ये आप इस बात से सहमत हैं कि पोलैंड एक बहाना है? नहीं, यस, पोलैंड एक बहाना है, बट उस बहाने में बहुत एक इंपॉर्टेंस भी है, पर वो बहाना है। एंड सेकेंडली यस, यूक्रेन। अब यूक्रेन में जाकर के प्राइम मिनिस्टर जो हमें समझ आता है ओवरऑल यही रहेगा कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी ये युद्ध का नहीं है, सॉल्व कीजिए, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। मध्यस्थता की जहां तक बात आएगी, वहां आई डोंट नो इंडिया हम कितना करेंगे। कोई एक देश इन दोनों देशों के बीच में सुलह नहीं करा सकता, किसी के पास जादू चढ़ी नहीं है। जो भी होगा यूक्रेन रशिया के बीच, जब ये दोनों देश थक जाएंगे, तब 3, 4, 5, 6 देश आपस में मिल मिला करके इनको एक किसी नेगोशिएटिंग टेबल में लाएंगे। उस समय भारत की भूमिका हो सकती है एज ए फैसिलिटेटर। तो ये जो अभी हमारा कदम है, ये उस भूमिका आज से 6 महीने बाद, 9 महीने बाद, 12 या 18 महीने बाद, जब ये मामला सुलटने पर हो,
हो सकता है तब हम एज अ फैसिलिटेटर 5-6 कंट्रीज के साथ इन्वॉल्व हो जाए। तो ये हम अपनी भूमिका, अपनी जियोपॉलिटिक्स चेस गेम खेल रहे हैं। तो यूक्रेन का दौरा मुझे दिखता है जो इज मोर अ चेस मूव हमारी डिप्लोमेसी की, पोजिशनिंग इंडिया फॉर द फ्यूचर। एट द सेम टाइम वेस्टर्न कैपिटल्स को भी ये बताना, दुनिया को ये बताना कि भाई देखिए हम तो इवन हैंडेड हैं। और लास्टली दुनिया की जो जियोपॉलिटिक्स है, हम उसकी सेंटर स्टेज पे आने से झिझकते नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है। संजीव जी, इसमें ही आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? और साथ ही एक सवाल ये भी कि 3 से 4 देश यूरोप के अब तक भारत की नज़र में महत्वपूर्ण हुआ करते थे, लेकिन हमने अब जो भारत की स्ट्रेटजी चेंज हुई है कि हम उन छोटे छोटे देशों को भी प्रमुखता दे रहे हैं। हम सिर्फ यूरोप का मतलब चंद 4 बड़े देश नहीं समझ रहे हैं। क्या ये एक स्ट्रेटजी का पार्ट ये भी है कि हमारे लिए यूक्रेन भी इंपॉर्टेंट है, पोलैंड भी इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले भी कई छोटे देशों का दौरा हो चुका है? जी देखिए, पोलैंड की यात्रा अगर प्रैग्मेटिक तरीके से देखें तो जाहिर है कि यूक्रेन की जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की यात्रा होती वो ट्रेन से ही होती, और उसके लिए वो पोलिश जो टेरिटरी का इस्तेमाल ही करके जाते। अमेरिका के राष्ट्रपति भी जब गए थे तो वो पहले पोलैंड गए थे, फिर उसके बाद से वो ट्रेन के माध्यम से वहां पहुंचे थे। विश्व के अन्य नेता भी जो कोई भी कीव पहुंचा है वो पोलैंड के माध्यम से ही पहुंचा है। तो एक जो प्रैक्टिकली अगर देखें तो पोलैंड की यात्रा आवश्यक थी, लेकिन साथ ही साथ मैं सिर्फ यहाँ पर सिर्फ पोलैंड की यात्रा को यहाँ ट्रेन की यात्रा से तक सीमित नहीं रखना चाहता, क्योंकि पोलैंड एक बेहद इंपॉर्टेंट देश है। जो सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन जो पूरा क्षेत्र है वहाँ पर पोलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे यूरोप की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत और पोलैंड का जो ट्रेड है वो $6 बिलियन का है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है सुमित जी कि इस रशिया यूक्रेन के युद्ध में जो यूक्रेन को वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा जो सारी मदद दी जा रही है वो पोलिश टेरिटरी के माध्यम से दी जा रही है। यूक्रेन के बहुत बड़ी संख्या में जो शरणार्थी हैं वो यूक्रेन के शरणार्थी हैं वो पोलैंड में है, और पोलैंड इस पूरे रशिया यूक्रेन युद्ध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बेस बन करके उभरा है। यद्यपि कि ये जो पूरा युद्ध है ये नाटो और रशिया के बीच का डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट युद्ध हो भी नहीं सकता है, क्योंकि ये तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा और कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। बैकअप तो है, लेकिन बैकअप तो है। लेकिन जो पोलैंड का जो टेरिटरी का जो इस्तेमाल है वो यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी तरीके से, बड़े ही इंपॉर्टेंट तरीके से किया जा रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा यूक्रेन को जो मदद है वो पोलिश टेरिटरी के बिना नहीं पहुंचाई जा सकती थी। तो पोलैंड का जो महत्व है बहुत बड़ा है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं पहले भी कह रहा था कि इस यात्रा का जो मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर है कि भारत पूरे विश्व को, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, सभी को ये मैसेज बहुत ही स्पष्ट रूप से देना चाहता है कि भारत किसी दबाव में आकर के अपनी विदेश नीति का संचालन न तो उसने किया है न तो आगे करेगा। रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भारत की विदेश नीति का अभिन्न अंग रही है और आगे भी रहेगी। रशिया की यात्रा पर जब हमारे प्रधानमंत्री थे तो उस समय राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से भी काफी आलोचनात्मक बयान आए थे। उस समय दुर्भाग्य से रशिया की तरफ से एक बच्चों के हॉस्पिटल पर हमला किया गया था यूक्रेन में, और वहां पर उसके बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट को एक पूरे विश्व के लिए डिवास्टेटिंग जैसा शब्द इस्तेमाल किया था। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो दिल्ली में हैं एरिक गारसेटी ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर भी सवाल उठाए थे। डोनाल्ड लू ने भी कई ऐसे अपनी जो कांग्रेसनल हियरिंग में कुछ ऐसी बातें भारत के इस रशिया की यात्रा पर की थी, क्योंकि उसी समय नाटो की समिट वाशिंगटन डीसी में चल रही। तो ये भी सवाल उठे कि क्यों, क्या ऐसा ये जानबूझ करके किया गया या सिर्फ ये कोइंसिडेंस है। तो भारत के संदर्भ में अनेक प्रश्न उठाए गए हैं हाल के समय में, और भारत उन सारे प्रश्नों का जवाब इस विजिट के माध्यम से दे रहा है। और ये मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर है कि भारत किसी के दबाव में आकर के अपने विदेश, लेकिन यहाँ ठीक है मैं डॉक्टर अंशु जोशी, फिर यहाँ एक सवाल ये भी पैदा हो जाता है कि जब रशिया पर दौरे पर गए थे पीएम मोदी, उस वक्त रूस ने यूक्रेन में बच्चों के अस्पताल पर हमला किया था। युद्ध तो चल ही रहा है और उस वक्त यूक्रेन की तरफ से आलोचना की गई, यूक्रेन असहज हुआ। अभी यूक्रेन जाएंगे और यूक्रेन ने रूस की सीमाओं के अंदर घुसपैठ कर लिया है, कुछ क्षेत्र को अपना कब्जा बना लिया है, तो क्या रूस ने असहज हो सकता है? रूस का रिएक्शन क्या हो सकता है?
देखिए, जब हम युद्ध को देखते हैं तो उसमें स्ट्रेटेजिक टेक्टिकल दोनों तरह से कुछ चीजें होती हैं, वो बहुत सोच समझ के और एक प्लान बना करके की जाती हैं, कुछ चीजें रिएक्शन के रूप में की जाती हैं। तो निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री यूक्रेन जाएंगे तो ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि किस प्रकार की रिएक्शंस रशिया से आती हैं। बहुत पॉजिटिव तो रिएक्शंस नहीं रहने वाली हैं, लेकिन रशिया से इस प्रकार की मैच्योरिटी की उम्मीद की जाती है क्योंकि एक महाशक्ति देश है। और जब रशिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री गए थे तब इस प्रकार की अपेक्षा हमने अमेरिका से की थी। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का यूक्रेन का दौरा सहज तो नहीं रहेगा रशिया के लिए, लेकिन देखते हैं किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आती है। युद्ध के ही परिप्रेक्ष्य में, पोलैंड के परिप्रेक्ष्य में एक और महत्वपूर्ण बिंदु बताना चाहती हूँ कि देखिए, हम ये कह रहे हैं कि पोलैंड जाना आई वॉश है, मुझे नहीं लगता। एक तो अलग अलग पोलैंड की राजनीतिक इतिहास के माइलस्टोन्स रहे, लेकिन 1500 से 1600 के बीच पोलैंड में भगवत गीता का पोलिश भाषा में अनुवाद हुआ था और वहां के विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ाई जाती थी। और अभी के आज भी पढ़ाई जाती आओ है। तो पोलैंड नाटो मेंबर देश है, इसी के माध्यम से सारी रसद और नाटो की जो सहायता थी वो यूक्रेन को पहुंचाई जा रही है। अब यदि पोलैंड पर किसी भी प्रकार का हमला होता तो ये ऑफिशियली नाटो वर्सेस रशिया का युद्ध हो जाता। रविंदर जी और मैंने कई टीवी चैनल्स पर जब रशिया यूक्रेन युद्ध का एक पीक फेज चल रहा था और इस पर रोज शो होते थे तो हमने इस पर चर्चा भी की है कि जिस दिन पोलैंड पर यदि अटैक हुआ तो ये ऑफिशियली नाटो वर्सेस रशिया का युद्ध हो जाएगा और तब ये ऑफिशियली हम इसको कह सकते हैं कि एक मल्टीपल नेशंस इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो पोलैंड का अपना एक स्ट्रेटेजिक राजनीतिक हर प्रकार से महत्व है। बहुत अच्छी बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री पहले पोलैंड जा रहे हैं और वहां से वो यूक्रेन की यात्रा करने वाले हैं। अब यूक्रेन दौरा बहुत अहम है क्योंकि ये पहला दौरा है और तनाव के बीच में, लेकिन रशिया का रिएक्शन क्या होगा, जिस सवाल को लेकर सुबोध जी, रशिया का रिएक्शन क्या होगा, मैच्योरिटी के साथ डील वो करेंगे, कैसे करेंगे, ये हम उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन क्या ये एक मैसेज ये भी है कि भाई आप भी तो चीन जाते हैं तो हम भी थोड़ा अनकंफर्ट हो जाते हैं और अब आपको भी बुरा नहीं मानना चाहिए? ये पश्चिमी मीडिया की एक अपनी खास साजिश है। जब भारत के प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इजराइल गए और उसके कुछ दिन के बाद वो पैलेस्टाइन भी गए, यह कि हम स्वतंत्र हैं। भारत, रशिया और चीन, इन त्रिकोणात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें हमारे उतने युद्ध नहीं है जितना कि युद्ध की बातें अमेरिका फैलाती है हमारे बीच में कि हमारे चीन के साथ ऐसे रिश्ते हैं। ये उनके, क्योंकि उनकी अपनी परंपरागत दुश्मनी है। जब सेंट मार्टिन की बात होने लगी तो तीस्ता रिवर की भी बात होने लगी, वो ये पश्चिमी मीडिया का है। जहां तक सवाल है कि यूक्रेन के और रशिया के सवाल है, रशिया एक बहुत बड़ी ताकत है। ये जोकर जेलेंस्की क्या करेगा? जोकर जेलेंस्की को मनाना बहुत जरूरी है। ये पहले कपिल शर्मा जैसा आदमी है, इसकी कोई ताकत तो है नहीं, कोई समझ तो बनी नहीं है। ये रशिया के जो सपोर्टेड प्रेसिडेंट थे उनको हराकर इसने आ गया सामने में। ठीक है। दूसरी बात, अभी इन्होंने चुनाव नहीं करा रहे हैं कि चुनाव, इसका टेन्योर खत्म हो गया। अमेरिका यदि इतना ही कुछ बहुत यूक्रेन के लिए बहुत सोचता है तो वहां पे चुनाव करवा दे, क्या पता उनको वहां की जनता का टाइम खत्म हो गया है। दूसरी बात, जहां तक पोलैंड का सवाल है, पोलैंड की जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी पूरी जानकारी रशिया के पास है। पोलैंड खुद चाहता है कि बीच में कोई मध्यस्थता हो और ये मध्यस्थता वही कर सकता है जिनके आर्थिक संबंध दोनों देशों के साथ हों, और इसलिए भारत का बड़ा रोल है। नहीं तो बहुत बड़ा रोल है। ठीक है सर, रविंदर जी कर सकता है। ठीक है, पोलैंड के साथ पोलैंड मजबूरी में हमारे साथ बिजनेस कर रहा है। तो रविंदर जी, यहाँ पर दो बड़े देश का रिएक्शन नजर तो सबकी है, अमेरिका और रूस। क्या आप उम्मीद करते हैं, क्या देखते हैं? दोनों का रिएक्शन मैच्योर होगा या जो भी होगा हम समझते हैं, बट मैं वापस पोलैंड पे आना चाहता हूं। एंड मेरे को जो समझ आता है जिस तरह से प्लानिंग होती है हमारी डिप्लोमेसी की, हम ये समझ सकते हैं, मैं अज्यूम करता हूं कि इंटेंट था हमारा कि यूक्रेन विजिट एक बनाना, बट नहीं कि इमीडिएट आफ्टर रशिया यूक्रेन हो। ओके, अब अगर हम देखें ईस्ट यूरोप में कोई बगल का देश है तो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री में पीएम ऑफिस में हंगरी से लेके, लिथुआनिया से लेके, लातविया से लेके, इन सब देशों के इनविटेशन आ रखे होंगे ओपन एंडेड, या कि हमारा नेशनल डे है, 70 साल हो गए, 50 साल हो गए। अब हम पे डिपेंड करता था कि हम किस देश के इनविटेशन को एक्सेप्ट करें या एडजस्ट करें पहले,
और फिर उसके बाद हम यूक्रेन से उसको कनेक्ट कर लें। ऐसे में जैसे भी बात अंशु जी कह रहे हैं, संजीव जी कह रहे हो, हम सब समझ रहे हैं, पोलैंड नेटो के अंदर एक नई पावर सेंटर बन रहा है, वन। तो उससे अच्छे रिश्ते बनाना जियोपॉलिटिकल सेंस में हमारे लिए अहम है। सेकेंडली, अभी मिलिट्री की बात हो रही थी, पोलैंड के थ्रू जा रही है मिलिट्री एड, नो डाउट, पर पोलैंड एक तरह की लेबोरेटरी बन गया है वेस्टर्न इक्विपमेंट की गोइंग इनटू यूक्रेन। यूक्रेन में जितने वेपन्स जा रहे हैं उनकी वापस आके मेंटेनेंस, रिपेयर इत्यादि इत्यादि सिस्टम इंटीग्रेशन पोलैंड में भयानक रूप से हो रही है। तो पोलैंड के साउथ कोरिया से इनके वो मल्टीपल कंट्री से अलग अलग किस्म की वेपन्स आ रही हैं। ब्रिटेन की कुछ आ रही है, जर्मनी की कुछ आ रही है, स्पेन की कुछ आ रही है, कोरियन कुछ आ रही है। उन सब वेपन्स को इंटीग्रेट करके ट्रेनिंग करके यूक्रेन में डालना। तो पोलैंड एक्चुअली डिफेंस इंडस्ट्री की इनोवेशन के हिसाब से मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी बन गया है। तो इन दो मुद्दों को देखते हुए कि ओके, नेटो में ईस्ट में कौन सा देश है जहां हम जाएं पहले और फिर यूक्रेन आ जाएं, पोलैंड आई थिंक स्टैंड्स आउट। बड़ी अर्थव्यवस्था है, नेटो का पावर सेंटर बन गया है, इमर्जिंग नेटो का बाय द वे, एंड मिलिट्री डिफेंस इनोवेशन में बड़ा आगे जा रहा है। तो इस हिसाब से आई थिंक लिथुएनिया जाने से बेहतर है पोलैंड चले जाओ, वन, एक्सेप्ट कर लो उसका इनवाइट, राइट, और उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करके फिर यूक्रेन आओ, और यूक्रेन में क्या आकर के एक सेकंड सर, इसी में मैं एक सवाल ऐड करता हूं, क्या जो जब रशिया दौरे पर गए थे तो वाशिंगटन में नाटो की बैठक हो रही थी, भारत की आलोचना हो रही थी, अब उस नाटो के सेंटर जो आप कह रहे हैं कि पावर सेंटर जो है, वहां पहुंचकर भारत ये संदेश दे रहा है कि देखिए साहब, आप अमेरिका के शह पर वाशिंगटन में बैठकर कितनी भी आलोचना कर लें, हम यहां हैं और हम चाह रहे हैं कि दोनों तरफ शांति हो। yes and no also, but what I'm saying exactly almost that, कि हम ये देख रहे हैं कि नेटो के अंदर कौन सी उभरती ताकत है जो ज्यादा एग्रेसिव है, जो नेटो की पॉलिसीज को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है। इस समय नेटो की पॉलिसीज आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड नॉट बाय लंदन या बॉन, बर्लिन या पेरिस, बट पोलैंड, लिथुएनिया, एस्टोनिया, हंगरी इत्यादि ये देश। नहीं, कंट्रोल कौन कर रहा है? वाशिंगटन करो। कंट्रोल कौन कर रहा है? वाशिंगटन कंट्रोल तो अल्टीमेटली वॉशिंगटन करेगा, बट फिर भी कंसेंसस बनना होता है ना, माहौल बनना होता है, आर्ग्यूमेंट्स बनती है, लॉजिक बनती है। वॉशिंगटन के पास भी कोई एक मैजिक स्टिक नहीं है कि सब बैठ जाओ, क्लासरूम का मैं हेडमास्टर हूं, शायद है बट ऐसा नहीं भी है। तो नेटो के अंदर ये जो डेवलपमेंट हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिवाइड हो जाएगा नेटो, नो, बट नेटो में जो फ्यूचर जाकर के इनका होने वाला है और पावर डायनेमिक्स होगी, तो उसमें भारत के लिए आई थिंक वेरी यूजफुल है। तो क्या हम एक अपने नए हेडमास्टर के तौर पर खुद को देख रहे हैं? सॉरी, तो हम क्या नए हेडमास्टर के तौर पर वहां एक मार्गदर्शक के तौर पर देख रहे हैं? भारत, आपने हेडमास्टर का यूज किया, हेडमास्टर शब्द, जो वाशिंगटन हेडमास्टर नहीं है। अमेरिका के लिए भारत आई थिंक विश्व मित्र की तरह बात कर रहा है। हम विश्व मित्र, सद्बुद्धि, मिडिल पाथ की बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। बट लास्ट चीज मैं ये कहूंगा, वॉर्स का जो एंड होता है ना, जरूरी नहीं सद्बुद्धि, डायलॉग, डिप्लोमेसी से होता है। वर्ल्ड वॉर 2 बैठ के कहीं खत्म नहीं होती, हराना पड़ा। अमेरिका के अंदर स्लेवरी खत्म नहीं होती अनलेस सिविल वॉर होती और सिविल वॉर को हराया जाता। तो वॉर्स का एंड कई बार वायलेंस मतलब अल्टीमेट होता है, बट यस, एंड में बैठ के बातचीत करनी पड़ती है। ठीक है सर, आखिरी के 2 मिनट सर, मैं सबसे क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा, छोटा छोटा जवाब। सुबोध जी, पोलैंड कौन है? वार्सा पैक्ट की कंट्री है, पहले सोवियत यूनियन का सैटेलाइट कंट्री, इसलिए। और यूक्रेन कौन था? सोवियत यूनियन का पार्ट था। ये सारे यूरोप के देश खुद तो लड़ना चाहते नहीं है, खुद तो उनकी ताकत नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कितनी बार कहा कि मैं रशिया से नहीं लड़ूंगा। उन लोगों के आपस में स्प्लिट है। सचदेवा जी से मैं सहमत हूं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि सबसे ज्यादा पोलैंड को आगे बढ़ाया कि तुम बढ़ो, क्योंकि तुम एक दूसरे की ज्योग्राफी, तुम एक दूसरे की कल्चर, तुम एक दूसरे की हिस्ट्री जानते हो। यही मुख्य मुद्दा है वॉर का। पोलैंड बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है, पोलैंड पीसा जाएगा यदि इस वार में, यदि तो शायद के ऊपर में कुछ ये जो तो दिख रहा है, ठीक है, तो ये दिख रहा है संजीव जी, क्लोजिंग कमेंट, तो ये दिख रहा है जो कि यूक्रेन द्वारा, लेकिन पोलैंड द्वारा ज्यादा महत्वपूर्ण है इस युद्ध को रोकने के लिए।
देखिए, पोलैंड नेटो के लिए एक स्ट्रेटजिक नेसेसिटी है। उसके बिना यूक्रेन को वो जो मदद है वो पहुंचाई नहीं जा सकती। लेकिन इतना कहने के बाद मैं एक बात अवश्य अंत में कहूंगा कि जहां तक रशिया का प्रश्न है, भारत और रशिया के बीच के जो संबंध हैं वो विश्वास के ऊपर आधारित हैं। ट्रस्ट का फैक्टर सबसे बड़ा है। और रशिया भारत के इस अप्रोच को जानता है कि भारत अपनी विदेश नीति को स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी के आधार पर संचालित करता रहा है, चाहे वो शीत युद्ध का समय रहा हो, वर्तमान का समय हो। और रशिया इस बात को लेकर के मुझे नहीं लगता कि जरा भी कहीं उसके अंदर कोई नाराजगी होगी कि वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पोलैंड क्यों गए, यूक्रेन क्यों गए। और रशिया को कन्विंस करना वेस्टर्न कंट्रीज की तुलना में मैं ये कहूंगा कहीं ज्यादा आसान है, क्योंकि ये जो संबंध है वो बड़े ही छोटा रिएक्शन डॉक्टर अंशु, लास्ट छोटा रिएक्शन। एक बात कहना चाहती हूँ, पूरे विश्व की निगाहें इस समय प्रधानमंत्री मोदी के इन दोनों ही देशों के दौरे पर टिकी है। वो पुतिन को बहुत सीधे सीधे कह के आए हैं कि ये जो सदी है, जो समय है, युद्ध का नहीं है, युद्ध का अंत होना चाहिए, हम सबको विकास करना चाहिए। मुझे लगता है यही बात आंखों में आंखें डालकर वो जेलेंस्की को भी कहेंगे कि भैया इस युद्ध का अंत करो। और यदि वे सफल रहते हैं तो ये एक बहुत बड़ी कहीं ना कहीं, जब जिस भारत को हम विश्व मित्र और विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, ये एक सफलता हमें प्राप्त हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंशु कुमार सबोध जी, संजीव जी और रविंद्र सचदेव जी। बहुत अच्छी जानकारी भी मिली और कैसे ये डिप्लोमेसी होती है और रणनीतिक स्वायत्तता जो भारत इस दौरे के जरिए संदेश देने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा संदेश ये कि शांति के पक्षधर हम हैं और हम ही शांति ला सकते हैं। जो बुद्ध का संदेश है वो हम ही दुनिया को दे सकते हैं और विश्व गुरु बन सकते हैं।